Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. तो आज के आर्थिक दौर में रोजगार का दावा कितना राजनीतिक और कितना वास्तविक है? तेजस्वी ने भी बिहार इलेक्शन में कहा वादे है, किए हैं। एक व्यक्ति को हम नौकरी। तो सरकार स्वयं रोजगार देने का एक संस्था बन जाएगी। रोजगार हमारे यहाँ जितना लेबर पावर है तो हमारे देश में पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी। नौजवानों का पैशन मुद्दा है, व्यक्ति नहीं है। भारत के उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ बड़े बड़े यूथ मूवमेंट राइज किए हैं, लंका से लेके। तो आपका जो ये दो प्रोग्राम्स हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे और नौजवानों को क्यों इसमें शरीक होना चाहिए? नहीं, देखिए, जो 16 वाला है वो तो कुछ मुद्दों पर हमने बुलाया है। लखनऊ वाले में तो मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, विभिन्न दलों के नेता और सोशल एक्टिविस्ट को बुला रहा हूँ। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती हैं। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। हमारे साथ हैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह साहब। अखिलेंद्र प्रताप सिंह साहब को आप लोग जानते ही हैं कि एक एक्टिव पॉलिटिशियन हैं और एक समाज सुधारक हैं, और इसी कड़ी में वो एक प्रोग्राम कर रहे हैं अगले 16 नवंबर को, इसी महीने लखनऊ में, और 7 और 8 दिसंबर को एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं वो दिल्ली में। तो इन सब के उनके प्रोग्राम, उनके प्लान, उनके फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स और प्लानिंग है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम जो आप बात कर रहे हैं बहुत दिनों से, रोजगार अभियान, अधिकार अभियान को, तो वो एक आप सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, एक आंदोलन के रूप में आप देखते हैं उसको। तो आज के आर्थिक दौर में रोजगार का दावा कितना राजनीतिक और कितना वास्तविक है? देखिए, मैं इस सवाल पर पहली बात है कि रोजगार कैसे दिया जा सकता है, रिसोर्सेस क्या है, उनकी खपत क्या है, और ख़ास तौर पर जब यह बात आई है, जैसे अभी तेजस्वी ने भी बिहार इलेक्शन में कहा वादे किए हैं कि भाई हम हर एक परिवार से एक व्यक्ति को हम नौकरी। तो इस पर इस समय एक करंट डिबेट भी है। हमने तो जब शुरू किया था तो 2 साल पहले हमने शुरू किया था रोजगार अधिकार अभियान, एक राष्ट्रीय सम्मेलन करके हमने देश भर के यूथ, युवा, जितने भी लोग थे, स्टूडेंट्स और इस तरह के जो पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट थे, उनको हमने बुलाया था। अब उत्तर प्रदेश में जो 16 नवंबर को है, उसमें रोजगार के साथ साथ हमने जो कहा है कि जो डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके राइट्स हमें अभी बढ़ाने हैं और प्रोटेक्ट, सुरक्षित होने चाहिए। अच्छा, तो अभी आपने बात की महागठबंधन के मैनिफेस्टो में है कि हर परिवार के एक आदमी को नौकरी देने का एक वादा। तो सरकार स्वयं रोजगार देने का एक संस्था बन जाएगी या बनने का प्रोग्राम है, या एक कोई आर्थिक मॉडल तैयार करने की जरूरत है उनको? देखिए, पहली बात तो यह है कि रोजगार हमारे यहाँ जितना लेबर पावर है, चाहे इंटेलेक्चुअल हो चाहे मैनुअल हो, उसका अगर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारे देश में पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी। जीडीपी जो हमारा बड़ा दिखाते हैं कि बहुत बड़ी जीडीपी है हमारी और हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे, ये सब कहने की बातें हैं। ऑब्जेक्टिवली जो पूरा का पूरा वस्तुगत सच्चाई है कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति जो आय है और खर्च है, देश के अधिकांश पिछड़े देशों से, यहाँ तक कि आपके अफ्रीकन कंट्रीज से भी और पड़ोस में पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक, उससे भी हमारा पुअर है। अगर देखिए है भी तो 1% लोगों के पास 40% रिसोर्सेज हैं और 40% लोगों के पास सिर्फ 5% रिसोर्सेज है। उस तरह देखा जाए तो और कम हो जाती है जीडीपी, मतलब वही पर कह रहा कैपिटा हूँ इनकम। मैं कह रहा हूँ कि पर कैपिटा इनकम में
हम एवरेज निकालते हैं। रियल बात ये देखना चाहिए कि बेसिकली कितनी आय है लोगों की जो वो अर्न कर रहे हैं। इस पर एक अलग से ही इनको सर्वे वगैरह करा के इस पर आना चाहिए। बहरहाल मैं जो बात कहना चाह रहा था कि वो हमारा जो 16 नवंबर का है, उसको मैं एक चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ, वह रोजगार के साथ साथ जो हमारे डिस्क्रिमिनेटेड, मैंने जो भेदभाव के शिकार शक्तियाँ हैं जी, हम जातियों की बात नहीं कह रहे जी जी जी, जिसमें SC ST हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट है, मुस्लिम्स में पसमादा है पर्टिकुलरली, और महिलाएं, ये 5 समूह है। इनको जरूरत है, इनको जरूरत है। और अपग्रेडेशन देखिए जी। पूरा सामाजिक न्याय आंदोलन जो शुरू हुआ पेरियार से लेके डॉक्टर अंबेडकर तक, जी, पेरियार, फूले और डॉक्टर अंबेडकर की जो परंपरा रही है, इन 5 समूहों के बारे में वो लोग चिंतित थे। और ख़ास तौर पर डॉक्टर पेरियार तो महिलाओं के लिबरेशन को, पैट्रियार्की अगर नहीं हटी तो लिबरेशन कभी भी महिलाएं आज़ाद नहीं हो पाएंगी। यह उनके आंदोलन का बहुत बड़ा मुद्दा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में एक पीपुल्स एजेंडा RSS और BJP के खिलाफ शुरू कर रहा हूं। खिलाफ इन द सेंस कि वो गवर्नमेंट में है, वो तो एक बुलडोजर इकॉनमी चला रहे हैं और बुलडोजर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनसे कोई अपेक्षा नहीं। तो हमने अभी कांग्रेस, सपा, बसपा और जितनी भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस, सोशल फोर्सेस हैं, सबको हमने इनवाइट किया है कि ये घंटा घर के सामने लखनऊ 16 नवंबर को लखनऊ में एक नेहरू युवा केंद्र है। जी जी, हमने दिन भर के लिए बुक कराया है। और आपके माध्यम से जो लोग इसमें ईमानदारी से इस मूवमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं, उनके सेलेक्टिव कुछ लोग इसमें आ सकते हैं, उनका स्वागत है। अभी हम ये स्टेट का एक बैठक कर रहे हैं जिसमें हम दोनों बातें कह रहे हैं। हम लोगों से यह कह रहे हैं कि रोजगार दिया जा सकता है। अब उसकी मात्रा पर कोई बहस करे तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन रोजगार अभी भी, रोजगार का सबसे बड़ा सवाल आप उठा के देख लीजिए तो अभी आपकी बहुत सारी सीट्स जो सैलरीड सीट्स है खाली है, वो सब खाली है। तो आप उसको भी भर सकते हैं। और आप थोड़ा सा एजुकेशन, हेल्थ पर अपने खर्च को बढ़ा दीजिए तो बहुत नई सर्विसेज जनरेट, पूरा साइकिल बन जाएगा। अगर आप एग्रीकल्चर पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए और कोऑपरेटाइजेशन के थ्रू आप बनाइए तो हो सकता है। तो मैं ये कह रहा था, ये सब रिसोर्स बिल्डिंग की जो प्रॉब्लम है, ये हमारे अपनी इकॉनमी में प्रॉब्लम को क्रिएट किया गया है। क्योंकि अभी जैसा आप कह रहे थे, 1% के पास मोर देन 50% कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल है, पूंजी का केंद्रीकरण है 1% से। रिसोर्सेज जो है वो सेंट्रलाइज्ड, और वो सेंट्रलाइज्ड हो गई है। और उससे बड़ी बात यह है कि 10,000 के नीचे, अमूमन इस देश की 100 करोड़ आबादी 10,000 के नीचे है, 5,000, 4,000, 6,000। तो आप बताओ, 5 लोगों का अगर हम मिनिमम परिवार मान लें तो 5 लोग कैसे इसको दे सकते? जो तो मैं इसीलिए तेजस्वी और महागठबंधन का समर्थन करते हुए भी हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों को साहस दिखाना चाहिए। और दुनिया में जो भी देश रहे हैं, सोशलिस्ट की बात छोड़ दीजिए, जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, वो अमूमन अपने यहाँ वो वेल्थ और इनहेरिटेंस टैक्स लगाते हैं। हाँ, तो आपने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स लगाना होगा और GST का पुनर्गठन करना होगा और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब देखिए, आपने एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया है एक कानून, आप इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं होना, मैंने 3% से ज्यादा आप मार्केट से कुछ नहीं ले सकते हैं। आपके बाद ये वर्ल्ड बैंक और IMF का कंपल्सन। ओके भाई, ये मैं अपने यहाँ अगर कुछ इन्वेस्ट करूंगा, इसी पे तो हमारी इकोनॉमी चल रही है। आपने 3 बातें की। एक पर आपने बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स एक, देखिए कॉर्पोरेट टैक्स को इन्होंने कम कर दिया है जी, इसको एक लेवल पर ले आने की जरूरत है। क्यों आपने घटा दिया, आज तक देश को नहीं मालूम।
जी। वेल्थ टैक्स लगाने में मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर इकोनॉमिकली आंकड़ों के साथ बात कहता सर हूँ। देखिए, अगर इसकी बात है, वो जो आप बताते हैं ना कि जो बड़ी इनकम वालों पर एक्स्ट्रा टैक्स, तो एक सरचार्ज है जो 25% तक है। यानी कि अगर किसी की इनकम 2 करोड़ या उससे ऊपर है, तो उसको इनकम टैक्स पर 30% मैक्सिमम स्लैब है। इंडिविजुअल को 30% के ऊपर 25% सरचार्ज देना पड़ेगा। यानी कि वो पड़ जाएगा करीब 50% ना तक पड़ जा रहा है उसको सर। देखिए, आप दूसरे ढंग से देख रहे हैं। मैं बेसिकली अभी जो 2 करोड़ के ऊपर की इनकम ग्रुप्स हैं उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में 3 से 57 घर ऐसे हैं जो कॉरपोरेट्स हैं। हम ये कह रहे हैं वहाँ से आप इसको शुरू करिए। सर कैसे लगा सकते हैं? नहीं या तो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दें तो हो सकता है, इंडिविजुअल पर तो टैक्स बढ़ा ही हुआ है। नहीं, वेल्थ टैक्स की मैं बात कह रहा हूँ। जी, वेल्थ टैक्स डिमोलिश हो चुका है। डिमोलिश कर दिए हैं जी। इनहेरिटेंस टैक्स मैं कह रहा हूँ। जी। भाई जापान में वेल्थ टैक्स है, यूरोप के ढेर सारे देशों में वेल्थ टैक्स है। जी। आप भारतवर्ष में, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम आपसे वेल्थ टैक्स की बात करते हैं तो आपने जो नेट प्रॉफिट कमाया है अपनी पूंजी लगा के, मैं उस पर भी नहीं कह रहा हूँ, आपने बेसिकली जितना भी इंडियन इंस्टीट्यूशंस बैंकिंग सिस्टम है उसका पूरा का पूरा आपने एप्रोप्रिएशन किया है, और उसमें आपकी न पूंजी लगी है न टेक्नोलॉजी लगी है। लोन लिया है उन्होंने। नहीं, लोन लिया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोन का दर आप समझ लीजिए। अभी जैसे बिहार में 1000 एकड़ जमीन उनको दी गई, 1000 बीघा या 1000 एकड़, प्रति साल उनको कितना देना है? 1 रुपये। क्या मतलब है भाई? इतनी बढ़िया जहाँ पेड़ है, पौधे हैं, बागान है, सब आप बगीचा वगैरह सबको आप ले करके उन लोगों को दे दिए, और वहाँ की जो बिजली पैदा होगी अडानी महोदय पैदा करेंगे वो 8 रुपए पर यूनिट लेंगे। कितनी सर्विसेज आप देंगे उनको? तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी हमारी जो इकोनॉमिक दिशा है, आर्थिक दिशा है, यही दिशा विहीन हो गई है। 3 रास्ते जो बताए, एक तो ये हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो गई। जीएसटी में आपने कहा पुनर्गठन करना होगा। देखिए, अब आप जीएसटी को अब बड़ा मुझे ताज्जुब होता है। मैं अपोजिशन से बराबर इस सवाल पर लड़ता हूँ। मैं भी अपोजिशन में पॉलिटिक्स करता हूँ, लेकिन मैं बार बार ये पूछता हूँ कि जीएसटी का आप लोगों ने समर्थन क्यों किया? जीएसटी एक ऐसा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पूरा प्रावधान है, सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन, फेडरल रिलेशंस है, उसमें उनके बहुत राइट्स कर्टेल हुए हैं, और जितना पैसा आता है जीएसटी का उसका सब पैसा, अधिकांश पैसा सेंटर को जाता है। नहीं सर, वो तो 50% ऑटोमेटिक हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट, 50% सीजीएसटी, 50% एसजीएसटी। आप देखिए, हमें कह रहे हैं कि यही तो इन्होंने काउंसिल में ये तय कर दिया है, उसी हेड में जमा ही होता है सर। नहीं, वो जमा भले हो, लेकिन 50% जीएसटी का पैसा स्टेट्स को इनके डिस्क्रिप्शन पर है कि कितना ये दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं। इसी पे तो बंगाल से लेके केरल के लोग इसी पे तो लड़ रहे हैं कि आप लोग हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारा जो फंड है, जैसे अभी बंगाल में सेंट्रल वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन आप हमको करते ही नहीं जी। और स्टेट के जो अपने रेवेन्यूज थे, अब क्या रह गया है उनका रेवेन्यू? जो टैक्स सिस्टम है उसमें पहले आपको याद होगा कि हर राज्य का अपना एक अलग होता था, उससे उनको एक लेवल का पैसा भी मिल जाएगा। डिस्कशन था, वो डिस्कशन कम हो गया है, वो एकदम डिस्कशन कम हो गया है, और इससे बहुत सारे जो राज्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जीएसटी ऐसे मुद्दों पर जो आपने लगाया है, कुछ आपने कम किया है, जीएसटी को जरूरत की चीजों पर जीएसटी मत लगाइए, आप उन चीजों पर लगाइए जो लग्जरी की हैं, उन पर आप बात करिए तो समझ में लगता है सिगरेट पर 100% तक जीएसटी हो जाता है। हाँ, तो ये ठीक है, जीएसटी 100% एक सिगरेट पर है, लेकिन टोटल अगर आप देखिए तो इसके पहले तो मक्खन से लेके जितनी भी दूध के प्रोडक्ट थे सब पर तो जीएसटी लगी हुई। हाँ, लगी हुई है। अभी तो कह रहे हैं कि हम कुछ कम कर दिया है। हाँ, उन्होंने कहा हमने कुछ कम किया है और हम इस तरह से कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि पूरा जीएसटी पर एक नेशनल डिबेट हो,
और आज वो समय आ गया है जहां हमको ये बहस करनी चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है जीएसटी का, यह जो प्रॉफिट की बात है जी, ये इससे कितना हमारा जो रूरल एरिया से लेके शहरों से लेके जो पूंजी का पलायन हुआ है केंद्र में और उनके डिस्कशन पर जो चला है, उसकी आज स्थिति क्या है। इस पर एक कार्ड सरकार को, केंद्र सरकार को एक पेपर देना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि हमने इस इकोनॉमी में। तीसरी बात आपने कही फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट को हटाना चाहिए। अच्छा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है कि भाई आप 3% से ज्यादा अगर लोगों को वो कराइएगा, माने मार्केट से अगर लीजिएगा, ये सब करिएगा, तो फिस्कल डेफिसिट 3% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब अगर मान लीजिए ये मान लिया जाए, तो हम अगर उत्तर प्रदेश में अगर 3% से ज्यादा, मान लो 7%, 9% खर्च करके उतना मासेस से फिर कलेक्ट कर लेते हैं, तो बेनिफिशियल कौन सा है? जो ये कह रहे हैं कि 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि हम जो अभी तक हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो। तो मेरा कहना है इस पर जो बात मैं कह रहा हूं, रिसोर्सेज बिल्डअप किए जाएं और जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, उनका प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया जाए। पहली बात तो ये मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि रोजगार दिया जा सकता है प्रोवाइडेड अपने इकोनॉमी को हम IMF, वर्ल्ड बैंक के चंगुल और कारपोरेट के चंगुल से बचाएं। तो पहले तो लोन अदा करना पड़ेगा, तभी तो चंगुल से बचाएंगे। नहीं, हम कह रहे लोन अदा करने के लिए। देखिए, इसमें आप एक बात समझिए, ब्राजील ने क्या किया। ब्राजील ने कहा कि हमारे देश में जो पूंजी लगी हुई है, कल अगर हमारे देश की कोई पूंजी जाती है तो इतने दिन का हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। हमारे देश की पूंजी बाहर जो लग गई है जाएगी, धीरे धीरे ही जा पाएगी। मैंने एक टाइम बाउंड ढंग से ही ये विड्रॉ कर सकते हैं जी। हमारे यहाँ तो ये है, वो कल कह देंगे कि हम झोला उठाते हैं, सिंगापुर चले गए। हमारे यहाँ तो ये है, वो कह देंगे कि हम दूसरी झोले पे सवाल हुआ कि आपने कहा कि मोदी गारंटी के प्रतीक की नकल न की जाए। वो तो मैंने वहां कहा। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में स्लोगन ने समाज को मार दिया है? देखिए, पहली बात है कि इंडिविजुअल सेंट्रिक जो स्लोगन्स हैं, ठीक, अगर आप उस पर गौर कीजिए तो वो आम मास के लिए सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि प्रोग्राम सेंट्रिक स्लोगन्स होने चाहिए और जो एक बड़ा कोलिशन बना है, जैसे हमने उसमें कहा है कि महागठबंधन मार्च को हो। तेजस्वी का प्रण क्या होता है? तेजस्वी का क्या प्रण है? अभी तेजस्वी पैर भी नहीं रखे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए हैं। आपने पूरा कॉन्फिडेंस, महागठबंधन बोलते तो ठीक, आपने पूरा कॉन्फिडेंस इनको रिपोज कर दिया है जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नीतीश भी तो बहुत एंटी कभी भी वो सोशलिस्ट धारा के ये लोग भी तो हैं। ये कोई उसूली तौर पर एक डेमोक्रेटिक दिमाग के लोग नहीं है। दूसरी बात ये है, इसमें नुकसान क्या है जी। देखिए, तेजस्वी जिस समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, खास तौर पर वह समूह के खिलाफ एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट को गोलबंद करने में बीजेपी सफल होती है। हमने बार बार कहा कि भाई बिहार में एक फार्मूला है, यूपी में भी करो। रोहिणी कमीशन, जस्टिस रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट भी आ गई है जी। और आप कम से कम जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट है उसको आप बराबर का, वो जितना उनका प्रतिनिधित्व है और जो रिसोर्स चाहिए वो आप उनको दीजिए। आप उसको भी नहीं पूरा करते। तो मेरा कहना था कि तेजस्वी प्रण की जगह ये अति उत्साह में ये लोग बोल गए जैसे मोदी की गारंटी थी। अरे भाई, मोदी के क्या गारंटी है? कैबिनेट भारतवर्ष का फैसला ले रही है, मोदी प्रधानमंत्री है, वो कलेक्टिव विजन के रिप्रेजेंटेटिव है। अब आप एक फैसला लेगा, सदन लेगा। एक सुपरमैन जो क्रिएट कर रहे हैं जी, वो सुपरमैन का देखिए कितनी गलतफहमी हो जाती है कि मैं तो बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं जी, मैं तो सीधे सीधे वहाँ से भेजा गया हूँ। तो मैंने वो भेजे गए हैं, वो बाइबिल के ईसा मसीह हैं या पैगंबर हैं, ये उन्होंने नहीं डिफाइन किया। लेकिन नहीं, ये लोग तो बायोलॉजिकली थे।
ये लोग तो बायोलॉजिकल ही थे, नबी थे। ये तो बायोलॉजिकल से ऊपर है। जी जी। तो वो बायोलॉजिकल के ऊपर जो ये है, तो मैं कह रहा नहीं, वो बायोलॉजिकल थे, उनके बेटे थे मान लो, सेक्रीफाइस के। हाँ हाँ। आप क्या रिश्ता रखे हैं भाई? ये सब बेसिकली हमारे देश में अभी भी देखिए संविधान में लिखा है कि हम लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटी है राज्य की, साइंटिफिक टेम्परामेंट करना। आप पूरा का पूरा, अगर आप पूरा कोर्स उठा के देखिए रहमान साहब, आपने पूरी हिस्ट्री को बर्बाद कर दिया। माने ये सभी लोग मानते थे कि भारतवर्ष में बड़ी लंबी लड़ाई अकबर ने लड़ी कम उम्र में, और उन्होंने दीन इलाही राज्य को धर्म के शिकंजे से मुक्त कराया, और उसके व्याख्यायी और वो खुद हुए। और दूसरी तरफ, अच्छा वो खुद हुए का मतलब क्या है कि जो उन्होंने एक कंपोजिट टीम बनाई, उसमें कोई देखिए रिलीजन का मामला नहीं था, मतलब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना दिया था नहीं, उन्होंने एक दिशा तय कर दी। देखिए उस समय में हमारे देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर पहचान नहीं थी जी। कोई तुर्क था, कोई ब्राह्मण था, कोई राजपूत था, कोई ज्योग्राफिकल पहचान थी, नहीं ज्योग्राफिकल भी थी। और कहते थे, जैसे आप देखिए उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, माने वो अपनी ओरिजिन तुर्क से मान रहे हैं, लेकिन राष्ट्र उन्होंने हिंदुस्तान को मान लिया। ये जो हमारे देश की हिंदी उर्दू की परंपरा जहाँ से शुरू हुई, तो उस की बुनियाद यही थी कि हमारे देश में रिलीजन वाइज डिवीजन नहीं था जी। आइडेंटिटीज उनकी कम्युनिटी से और कास्ट से होती थी। तो मेरे कहने का मतलब अभी यही है कि अब उत्तर प्रदेश में ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है, इसके खिलाफ जो अभी अपोजिशन कर रहा है, वह इफेक्टिव मैं नहीं मानता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ उनके कामों का, कल चुनाव होगा तो हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन हमने ये कहा काफी नहीं है ये, मतलब मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो अपोजिशन है उसको आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए सवाल अगर वो नहीं उठाएगा तो आप निपट नहीं पाएंगे, और सामाजिक अधिकार का विस्तार अगर आप नहीं कराएंगे तो वो शक्तियां जो आपकी हैं उसे बीजेपी अपने में अप्रोप्रिएट कर रही है, वही उसकी ताकत है। अच्छा, आपने कहा एक और बात पर अभी कि नौजवानों का पैशन मुद्दा है, व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब सियासत में व्यक्ति ब्रांड बन जाता है तो ये कैसे मतलब जिंदा रखा जाए इस मुद्दों को? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे भारत के उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ बड़े बड़े यूथ मूवमेंट राइज किए हैं, लंका से लेके बांग्लादेश से लेके नेपाल, वहाँ किसी नेता सेंट्रिक तो बात थी नहीं, वो तो उनके इश्यूज थे, गुड गवर्नेंस का था जी, हेल्थ का था, एम्प्लॉयमेंट का था, करप्शन का था। तो ट्रेंड तो सोसाइटी में है, आप री इम्पोज क्यों कर रहे हो? फ्यूडल एरा क्यों ले आ रहे हो? एक राजा है जी, और राजा के सामने और सब प्रजा है। जो भारतवर्ष में एक प्रजा से नागरिक बनने की परंपरा हुई थी, प्रजातंत्र शब्द भी मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि प्रजा एक फ्यूडल एरा का एक वो है, यह लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में आपको एक नागरिक समाज, हाँ मतलब प्रजा के बजाय वो नागरिक है, और उन नागरिकों को उसी रूप में देखा जाना चाहिए। आप उनके नेतृत्वकारी साथी हो सकते हैं, करेक्ट, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द वही प्रभा मंडल शुरू करेंगे जो प्रभा मंडल फ्यूडल एरा में होता था, तो वो तो नई पीढ़ी उसको स्वीकार नहीं कर रही। इसीलिए मैंने कहा कि आज का जो नौजवान है, मेरा कहने का मतलब साफ साफ है, हमारा जो नौजवान है उसका जो पैशन है वो मुद्दा है, गवर्नेंस है, उसकी इकोनॉमी है, वो किसी व्यक्ति के पीछे नहीं भाग रही। तो जो आपने एक मेन इशू उठाया, रोजगार अधिकार अभियान, हाँ, रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान, तो उत्तर प्रदेश, तो उसमें आगे की क्या योजना है? क्या ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनेगा
या सामाजिक मूवमेंट के रूप में सफर जारी नहीं, रहेगा? देखो ये मैं कह रहा हूँ कि इसमें सभी समूह इस समय देखिए, जी जो चुनौती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पैदा की है भाजपा के माध्यम से जी या अपने अन्य संगठनों के माध्यम से, उससे निपटने के लिए महज कुछ मोहब्बत की यात्रा निकालना पर्याप्त नहीं है। आज के दौर में यह एक पॉलिटिक्स है जो आरएसएस कर रही है, इसको हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं। जी जी इसका हिंदुत्व फिलॉसफी है जो सावरकर ने साफ साफ कहा कि मुझे हिंदू धर्म से इसको कंफ्यूज मत करो। आइडियोलॉजी एक है। ये जो पॉलिटिक्स है, आइडियोलॉजी तो है ही, पॉलिटिक्स भी है। इस पॉलिटिक्स का जवाब एक हमको आम जन की राजनीति विकसित करके ही हो सकती है। तो मेरा इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट मत है कि हम लोग मुद्दों की इर्द गिर्द करें, क्योंकि महागठबंधन ही जैसे व्यक्तियों पर आप निर्भर हो जाइएगा जी, तो कल महागठबंधन का कौन आदमी कहाँ रहेगा कौन जानता है। सहनी अगर वहां पर हैं, कल वो सब एनडीए में थे, कल एनडीए में फिर चले जाएंगे, आप कौन रोकेंगे। रीजनल पार्टी चंद्रबाबू नायडू जैसा उसका हो गया। यह तो लालू प्रसाद जी चूंकि एक वहां के कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर्स के माध्यम से जो गिरफ्तारी उनकी हुई, उस गिरफ्तारी की वजह से लालू प्रसाद जी को ये लोग फिनिश करना चाहते हैं बिहार में, डिसप्रपोर्शनेट ढंग से उनको मान लीजिए परेशान कर रहे हैं। अदरवाइज कोई रीजनल पार्टी सब नीतियां वही मानती है, वही कारपोरेट ओरिएंटेशन। अब देखे नहीं, अभी अंबानी ने शादी की, कितना लेविश शादी, 7-7 करोड़ 1000 करोड़ रुपए आप एक शादी में करते हैं, जहां हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी है जिसको 2 जून के भोजन की भी व्यवस्था नहीं। कितने बच्चे मारे पड़ रहे हैं, उनका टैलेंट खत्म हो रहा है, 35 साल के बाद उनकी जिंदगी चली जाएगी दूसरी दिशा में, और माल न्यूट्रिशन के शिकार है। और वहां मैंने 2 परिवारों को देखा, मुझे समझ में नहीं आई कि लाइन लगा दिया। लालू पूरे परिवार के साथ कहने लगे कि ये मेरा अपने घर का बारात है। जी। राहुल गांधी इसमें जरूर एक ईमानदारी बरते, नहीं गए, जबकि उनके यहाँ अंबानी ने आके बहुत समय दिया था। अंबानी को अतीत में इन लोगों ने खूब पैसा भी कमवाया। हाँ, ये तो अंबानी गैस वाला जो पूरा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ये कहना है कि भाई आज के दौर में कोई भी क्षेत्रीय दल ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है जो जोड़ तोड़ की राजनीति से परे कुछ कह रहा है। चंद्रबाबू नायडू इसके सबसे ज्यादा बड़े एग्जाम्पल हैं। ये अलग बात है, जैसे डीएमके का पूरा एक हिस्ट्री है और वह जो सोशल बेस कमांड करती है वो उधर नहीं जाएगी, लेकिन लालू और मुलायम जो सोशल बेस्ड कमांड करते हैं वो तो राइट्स में कहीं भी उसके कुछ एलिमेंट्स, ऐसे हमारे देश में कम्युनल चिंतन आम जातियों में नहीं है जी। ये अभी भी हमारे देश को बचा रहा। भाई अभी भी 37% वोट मिलता है बीजेपी, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। उसमें हिंदुओं का आधे से ज्यादा वोट नहीं मिलता है बीजेपी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में एक दिन में हम नहीं खड़े हुए हैं, ये हजारों साल में सब लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान को बनाया, सभी क्षेत्रों ने बनाया। नहीं और बनाया सब या ना बनाया हो, अधिकार तो सबका नहीं नहीं ये बनाया बराबर का लोगों ने। और एक परंपरा नहीं रही, जैसे वैदिक परंपरा ही नहीं रही। हमारे यहाँ श्रमण परंपरा थी, हमारे यहाँ लोकायत परंपरा थी, बीच बीच में कुछ लड़ाइयाँ भले हुई जी, लेकिन ये सब परंपराएं अपने ढंग से व्यवहार में थी। तो मेरा कहना है इस सिलसिले में कि अभी बेसिकली व्यक्ति केंद्रित बात न किया जाए। एक महागठबंधन बना है तो आप कहो तेजस्वी प्रण की जगह महागठबंधन मार्च कहो, बिल्कुल सही। ये ज्यादा सटीक है और ज्यादा आपके दूरगामी, और यह राजनीति के लिए जरूरी है। यह कहना कि व्यक्ति आधारित है तो नई पीढ़ी तो नहीं मान रही, बिल्कुल वो तो व्यक्ति को मान ही चुकी है पहले से, तो नया कैसे मानेगी इतनी आसानी के साथ। तो आपका जो ये 2 प्रोग्राम्स हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे और नौजवानों को क्यों इसमें शरीक होना चाहिए? नहीं देखिए, जो 16 वाला है
जी वो तो कुछ मुद्दों पर हमने बुलाया है। जी जिन मुद्दों पर मैंने ये पॉइंट्स उठाए हैं, जी रोजगार का, हिस्सेदारी का, पूंजी पलायन, जो उत्तर प्रदेश में अभी भी मोर देन 50% हमारी पूंजी बाहर चली जाती है, हमारा मजदूर ही नहीं जाता। सीडी रेशियो जो है हमारा जो सीडी रेशियो है, क्रेडिट डिपॉजिट, मजदूर ही नहीं जाता, हमारी पूंजी चली जाती। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ और न करो, आईटीआई का पूरा जाल फैला दो। आईटीआई के जो प्रोडक्ट हैं उनका बाहर में डिमांड है, तो कम से कम, अब पूंजी हम आपसे नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि अगर आप इसी को ब्लॉक कर दो तो इतनी बड़ी पूंजी निर्मित हो जाएगी कि बहुत सारे लोगों को आप काम देंगे। दूसरी बात, आप महिलाओं को किसके बाद, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज क्या है, कितना पैसा कमाती है, 37% वो लोगों से वसूलते हैं और लाखों का कमाई उनकी हो रही है और लाखों महिलाएं इसमें शरीक है। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार या देश की सरकार खुद क्यों नहीं गारंटी करती? भाई जाएं, जो लोग उद्योग करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बहुत सारे हैं सरकारी, बहुत सारे सरकारी प्रोग्राम्स हैं, उनको आप फैसिलिटेट कीजिए। ये क्या है कि आप भिक्षा पात्र बना दिए हैं लोगों को कि 10,000 तुमको दिया, 5,000 उनको दिया। जैसे लाल खुद देखे कैसी बात मोदी जी बिहार में जाके बोले, 60,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, अरे चलो 1.25 करोड़ दे दे। अरे भाई तुम कहां से दे रहे हो? दे तो रहे हो, हमारा जो रिसोर्स है, हमारा जो फंड है, हमारा ही पैसा है वही। अब आप इतना फ्यूडल ब्लैक वो माहौल बना रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि खतरा बड़ा है बीजेपी से। देखिए हिस्ट्री आपकी पूरी बदल दी जा रही है। जो भी हिंदुस्तान में दोनों प्रोग्राम का आपका जो मुद्दा है वो क्या क्या मुद्दे हैं? नहीं, मेरा तो यह मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में कोई हमसे पूछता है कि आप रोजगार के सवाल पर, सामाजिक न्याय के सवाल पर आरएसएस और बीजेपी के साथ तो उनके लोगों को क्यों नहीं बुलाते? उनके लिए मेरा कहना है कि आरएसएस और बीजेपी ने जो नीतियां पैदा की हैं, उन्हीं की वजह से ये क्राइसिस और गहरी हुई है। बुलाएंगे, उनको भी आप कन्विंस करेंगे? नहीं, उनकी नीतियां बहुत गहरी हुई हैं। मास सर, नीतियां तो कुछ लोग बनाते हैं ना, आप अगर लोगों को बुला के कन्विंस करेंगे तो आप किसी को आइसोलेट करके छोड़ क्यों? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारे कन्विंस करने की बात नहीं है। वो लोग बेसिकली एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन से ट्रेंड लोग हैं। पहली बात ये है कि इससे जो एक आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन होगा, जैसे हम अमूर्त में लड़ रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट में लड़ रहे हैं। अरे भाई, हम तो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज के खिलाफ बात कर रहे हैं ना जी। हम कोई चैरिटी वर्क के लिए नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी इकोनॉमिक पोजीशन है, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है और 1 करोड़ से ज़्यादा, अभी पूरा देश में 1 करोड़ तो हमारी पॉपुलेशन को आप अभी ही रोजगार दे सकते हैं, प्रोवाइडेड 10 साल के पास आपके पास एक इकोनॉमी हो और सैलरीड देंगे। दूसरा, आप बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रपति से लेकर के किसी भी फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट लेबर, एक सड़े हुए समाज के सबसे पीड़ित लोग बने हुए हैं, उनकी आमदनी एक परिवार चलाने की आप उठा के देखिए, साल भर की 50-60 हजार रुपए है। कैसे खर्चा चलता है? मैंने तो अपनी आंख से देखा है। वर्कर है, काम करता है, उसके बाद घर घर जाके अखबार बेचता है, तब जा करके किसी तरह से पढ़ पाता है। जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार हो जो जन मुद्दों पर राजनीति करे, और यह जन मुद्दों की जो राजनीति में लोग आएंगे, मैं उन दलों से भी कहूँगा कि ये लोग जन पक्ष के लिए लड़ने वाले लोग हैं, इनको आने वाले दिनों में आप टिकट दीजिए। अगर आप टिकट नहीं देते हैं, केवल बाहुबली और धन पशुओं को देते हैं, तो ये लोग अगर उसके खिलाफ लड़ना चाहेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे। तो मेरा पूरा उद्देश्य है कि इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी रोजगार, सामाजिक अधिकार के माध्यम से बनाया जाए। जहां तक दिल्ली का रोजगार अधिकार अभियान है, वो नेशन वाइड एक चल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है अगर कारपोरेट्स को टैक्स किया जाए। उसका एजेंडा क्या है? यही है
उसमें हमने एजेंडे में रोजगार सृजन का पूरा एक आंकड़ा प्रस्तुत किया आपने है। एक मॉडल दिया है। मॉडल दिया है मैंने जी। अपने उस पर। एक ग्वालियर में 2022 में एक बैठक हुई थी, जितने पूरे सामाजिक समूह के लोग आए थे, उसमें मैंने एक पेपर प्रस्तुत किया था। वो पेपर मैं आपको भेज दे सकता हूँ, आप जी, उसको जी। देख लीजिए। तो उसमें मैंने कहा है कि देखो, ये हमारे यहाँ संभावनाएं हैं, ये सब मीट हो सकती हैं। ये जो लोग कहते हैं कि रोजगार दिया ही नहीं जा सकता, तो हम आप कहे प्रैक्टिकल वे बता रहे हैं। ये हम बता रहे हैं कि ये फंड प्रॉब्लम तो आपके पैसे की आती है, और पैसे के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों का सब संपत्ति छीन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि कोविड पीरियड में जिन लोगों ने पैसा कमाया है, कितनी पूंजी लगाए हैं, घर बैठे इन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए जी। बैंकों से हमारे लूटे, एक पैसा नहीं लगाया, कच्छ में इतनी जमीन खरीद ली, उसी आधार पर शेयर मार्केट बनाया, और शेयर मार्केट बना करके उसमें ले आके बाहर से पैसा पंप किया, सेल कंपनीज बनाई। ये आप इसको जांच भी नहीं करते। तो ये मेरा कहना है। इसीलिए तो आप उस प्रोग्राम में कुछ खुलासे कर रहे हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट आ रहे हैं जो एनालाइज करेंगे। देखिए, लखनऊ वाले दिल्ली की बात, मैं लखनऊ वाले में तो मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, विभिन्न दलों के नेता और सोशल एक्टिविस्ट को बुला रहा हूँ। दिल्ली में मेरा जो फर्स्ट सेशन है, उसमें मैं हर फील्ड के लोगों को, देखिए हमारे मित्र है प्रभात पटनायक, प्रोफेसर अरुण कुमार, दोनों इकोनॉमिस्ट हो गए। दोनों इकोनॉमिस्ट हैं जी। प्रशांत भूषण है जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल पर उड़ीसा में, झारखंड में जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लोगों को हमने बुलाया है। कुछ लोगों ने कहा है कि हम भी आए। देखिए, वो हमारा जो बैनर है वो बेसिकली 4th नेशनल कन्वेंशन है ऑल इंडिया पीपुल्स प्रोमिनेंट फिगर्स को। ये जो हमने 10 मुद्दे बनाए जी, जिसमें हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व की भी बात उठाई है कि जो जिस पार्टी का जितना वोट हो उतना प्रतिनिधित्व दीजिए व्यक्तिवाद को तोड़ने के लिए। और ये सच्चर से लेकर सच्चर साहब से कोर कमेटी की मीटिंग है 7 तारीख को। तो मैं 7 तारीख को एक ओपन बहस इन मुद्दों पर कर रहा हूं, और उसमें हम ये कहते हैं स्पेशलिस्ट लोग आपके आएंगे और स्पेशलिस्ट और जो मूवमेंट के एक्टिविस्ट और लीडर्स हैं उनको मैं बुला रहा हूं, और उनसे मैं कह रहा हूं कि अगर संभव हो तो आईपीएफ तैयार है एक नेशनल लेवल पर एक फेडरल डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया जाए जी। नहीं तो टुकड़ों टुकड़ों में है, कोई उड़ीसा में लड़ रहा है, कोई यहाँ लड़ रहा है, कोई यूपी में लड़ रहा है। और हमने कहा कि जैसे एनडीए यूपीए है, ये रूलिंग क्लिक है, ये रूलिंग क्लास की फॉर्मेशन है। तो रूलिंग क्लास में एनडीए ज्यादा खतरनाक ढंग से भारत के साथ पेश अपने को रख रहा है जी। तो हम इसलिए महागठबंधन का समर्थन दें। लेकिन हम कहते हैं महागठबंधन भी इन प्रश्नों को अगर हल किया होता जी, जो महागठबंधन की बात ये हल नहीं होता, तो आज बीजेपी नहीं राइज करती जी। तो वो भी अपनी नीतियां बदलने के लिए तैयार नहीं। इकोनॉमी पर चुप, इकोनॉमी के सवाल पे आप चुप। और सबसे असली मुद्दा तो वही है भाई, जिस देश की जो आदमी प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है जी, वही पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करता है। तो आप आखिर में सर ये बताइए कि नौजवानों को या पीड़ित लोगों को या जो भी इंडाइटेड लोग हैं उनको इस प्रोग्राम में क्यों आना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये नेशनल एजेंडा है इस देश में। देखिए, हमारे संविधान के जस्टिस के साथ जी 3 महत्वपूर्ण बिंदु। एक तो समानता की बात, दूसरा आप बंधुत्व की बात करते हैं जी। तो ये जो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी का कंसेप्ट है, स्वतंत्रता, समानता और आपसी संबंधों में भाईचारा, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि भाईचारा जो है जेंडर सेंट्रिक हो जाता है महिलाओं। हाँ, तो हम भाईचारा की जगह बेसिकली यह कहते हैं कि जो सद्भाव का भाव बना हुआ था, हार्मनी हो, और जो हमारे देश में बहु सांस्कृतिक प्रयोग हुए हैं और उससे एक नया समाज निर्मित हुआ है। वो ये नहीं देखा है
कि कौन कहाँ से आया है, कि आर्य कहाँ से आए हैं, कौन मूल निवासी है। जो लोग भी आए उन्होंने हिंदुस्तान में कंट्रीब्यूट किया है, प्रैक्टिकल बातें एक्सेप्ट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने जरूर अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ इकोनॉमी में किया, लेकिन ब्रिटिशर्स के जमाने में हमारी जो अपनी जीडीपी 25 से 27% तक औरंगजेब के जमाने में थी, वह माइनस में चली गई 1947। तो मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा उसके बाद जबरन पार्टीशन भी करा दिया, जबकि आप जानते हैं कि वो एक जज्बा पैदा किया था जिन्ना साहब ने, और ये लोग प्रॉपर उसका जवाब नहीं दे पाए, डिवीजन हो गया। ये एक बहुत बड़ी भूल थी, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये ठीक है अलग था ये तो। हाँ, ये एक अलग राज्य आपने बना दिया, चलो ठीक है, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक सामाजिक एकता है वह इस पूरे जोन में एक ही है। खान पीन भी है, राग भैरवी भी है, गाना भी है, ठुमरी भी है, सब कुछ हमारा एक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने बहुत हजारों साल में एक बेसिकली नए इंडिया का हमने निर्माण किया था। उसी विरासत को आप जो तोड़ रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। तो मेरा कहना है एक नेशनल पॉलिटिकल फ्रंट बनना चाहिए जिसमें सभी संगठन अपने वजूद के साथ उसको एक्सप्लोर करेंगे आप। 7 अच्छा 8 को जो मैं कह रहा हूँ वो हमारे जो आईपीएफ के केवल कैडर्स हैं जी, वो हमने एक संविधान बनाया है जिसमें हमने मूलभूत परिवर्तन किया है। 3 मुद्दे हमने उसमें उठाए जी। हमने कहा है कि लाइवलीहुड, पीपुल्स डेमोक्रेसी, मिनिमम मतलब इतना नहीं होना। जो लोग पीपुल्स डेमोक्रेसी और लाइवलीहुड और इस सवाल पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी पर, प्लुरलिज्म पर जी, उन सब लोगों को हमने एक संगठन ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट में गांठ करने की कोशिश की है। और हम उसमें 8 तारीख को संगठन का ढांचा हमने बदल दिया। उसका ढांचा जो आज तक क्या था, मोनोलिथिक था। एक लीडर ऊपर बैठता है और एक छोटी कमेटी बनती है और वो सभी निचली इकाइयों तक को गवर्न करता है। हमने उस संविधान में परिवर्तन कर दिया कि मोनोलिथिक नहीं, हॉरिजेंटल है। अगर इलाहाबाद इकाई का कोई आईपीएफ है तो वो उत्तर प्रदेश के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, न उत्तर प्रदेश के हर चीज़ को वो उसी रूप में स्वीकार करेगा अगर नीतिगत प्रश्न नहीं है तो। वैसे ही मान लो बिहार है, वह जरूरी नहीं है कि केंद्र जो डिक्टेट करे उसको मान ले। मूलभूत प्रश्नों पर आपके साथ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी प्लानिंग रोबोट की तरह आप जो बना दें उसको हम फॉलो करें। नहीं, ये तो हमेशा से चली आ रही हिरार्की कि ऊपर आपका एक लीडर ने सही, एक कोर कमेटी ऊपर बनी, उसने पॉलिसी बनाई, एक आइडियोलॉजी बनाई और उसी को नीचे फैलाया। अब ये बहुत सारे जो काम हैं, काम के लिए वो ऊपर से डिपेंडेंट ना हो। ये ना देखिए, आप लोगों को अभी पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं मालूम। हम कह रहे हैं कि 2 बड़े स्ट्रक्चर्ड बॉडीज है कम्युनिस्ट पार्टियां, वो पॉलिसी ही नहीं बनाती, आइडियोलॉजी ही नहीं तय करती। बहस पॉलिसी और आइडियोलॉजी पर नहीं है। उनकी ऊपर की कमिटियां, लोअर कमिटीज तक उनकी अथॉरिटी प्रिवेल करती, कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता। अगर चैलेंज करने का कभी समय आया तो 5 साल या 3 साल के बाद जो उनकी पार्टी कांग्रेस होगी उसमें उठा सकते हैं। एक तो देखिए ये है, ये बहुत ही फाल्टी है, बहुत ही दोषपूर्ण है। दूसरी तरफ आप अगर उठा के देखिए आरएसएस है, यहाँ एक व्यक्ति संचालन करता है सब कुछ जो इलेक्ट नहीं होता। ये उत्तराधिकार वंशज है, फला ने फला को बना दिया, सर संचालक भागवत है, नॉमिनेट कर दिया, ये नॉमिनेट कर देते हैं। तो इसमें तो कहीं ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी नहीं है, न कोई पॉलिटिक्स। वही वो लोग चाहते हैं कि देश में भी यही। और तीसरे लेवल पे जो पार्टीज है, रीजनल पार्टीज, वो फैमिली सेंट्रिक पार्टीज, आप उठा के देख लीजिए जी, सारी जगह कोई डेमोक्रेटिक संगठन, कोई जनतांत्रिक लोकतांत्रिक संगठन आपको नहीं दिखता है। तो मैं बेसिकली 8 तारीख को, 7 की शाम से 8 तारीख को
एक हिस्टोरिक हस्तक्षेप कर रहा हूं पार्टी निर्माण के बारे में, जिसमें पॉलिसीज पर भले ऊपर के संगठन फार्मुलेट करें और उसको नीचे से पारित कराएं, लेकिन डे टू डे उनका जो राजनीतिक प्रयोग है उसमें दखल देना बंद कर। डेमोक्रेसी इन रियल सेंस। हाँ, रियल सेंस, क्योंकि वो कमिटी, अब मान लीजिए हम दिल्ली बैठ के इलाहाबाद का क्या प्रोग्राम बनाएंगे जी, इलाहाबाद के लोग बनाएंगे। ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उनमें एक ऑटोनॉमी हो, वो ऑटोनॉमी, लेकिन मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में नहीं होगा। वह जो एक छोटा समूह हाँ कंट्रोल करता है उसकी जगह नहीं, समानांतर जो संगठन बनते हैं, यह उसका एक पहली बार राजनीतिक प्रयोग में हम लोग जा रहे हैं। चलिए सर, बहुत हम लोगों की दुआएं हैं और ये कामयाब हो। आपके नियत आपके माध्यम से मैं यह भी लोगों से कहना चाहता हूं कि ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट, लोग जानते हैं कि आईपीएस थे एसआर दारापुरी जी, और इसके हमारे साथ फाउंडर मेंबर थे एसपी शुक्ला जी, वो भारत सरकार में वो प्रतिनिधि थे, भारत सरकार के डब्ल्यूटीओ के पहले जो गैट बना था उसके थे, प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। आज जो आप ब्रिक्स देख रहे हैं, ब्राजील टू इंडिया, जी, जी, इसके बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी गोलबंदी की थी। वो आज भी जीवित है। तो ये मैं कह रहा था कि लोग शामिल होने की संभावनाएं तो हैं। उनकी तो बहुत कम है और 94 इयर्स ओल्ड है, लेकिन एसआर दारापुरी आईपीएस तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनके साथ साथ जो हमने बताया कि राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता है, आदिवासियों में काम करते हैं, दलितों में काम करते हैं, वर्किंग क्लास में काम करते हैं, उनके लगभग 200 डेलीगेट्स को हमें अपने 4th कन्वेंशन में बुला रहे हैं और उसी में जो नया संविधान हमारा बन रहा है उसको हम ले जाएंगे, उसे पारित कराएंगे। और इलेक्शन कमीशन में हमारी कोशिश है कि जो ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट रेडिकल लिखा जाता है, वह हम मजबूरी में उस समय रेडिकल शब्द यूज किए थे। इस तरह के विशेषण का मैं एडजेक्टिव का पक्षधर नहीं हूँ। ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ही सफिशिएंट है और रेडिकल को हटाने के लिए भी हम इलेक्शन कमीशन से बार बार बात कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहाँ भी इलेक्शन कमीशन में भी कोई हम लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो जो ये काम है, इस सम्मेलन के बाद रोजगार का सवाल और सामाजिक अधिकार का सवाल नेशनल लेवल पर जो मैं उठा रहा हूँ, उसमें ये जो हमारा 7-8 तारीख का है, ये हमें मजबूती देगा। और उत्तर प्रदेश में मैं आश्वस्त हूँ कि एक अलग पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने में हम लोग सफल होंगे। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। धन्यवाद आपको। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।